अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सरिश पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं नाजरीन, ये भी आपको बताएंगे। हवाले से तो बताएंगे पाकिस्तान नामा में आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी कि पीटीआई से एक बार फिर से आज बल्ला छिन चुका है। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। इसके अलावा अगर बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरों की बात की जाए तो पंजाब की सियासत पर पीपल्स पार्टी का लाहे अमल क्या होगा, ये डिस्कस किया जाएगा। और बिलावल भुट्टो इस वक्त बिलावल हाउस में बैठे हैं और वहां पर बैठक लग चुकी है। इसके अलावा कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने का आज आखिरी रोज है। तो पीटीआई से एक बार फिर से बल्ला छिन चुका है। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। अदालत ने हुक्म बिना वापस ले लिया। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला भी बहाल कर दिया है। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाब को कलम करार देते हुए इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से नुमाइंदा न्यूज शाहिद खान। उनसे हम जानते हैं कि क्या सूरत। शाहिद खान, बताइएगा, पीटीआई से एक मर्तबा फिर से बल्ले का निशान छिन चुका है। अब 9 जनवरी को डिवीजनल बेंच का फैसला आएगा। अभी तक क्या मामलात हैं और अब उनका अगला लाहे अमल क्या होगा? कोई बातचीत हो सकी पीटीआई से? जी, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चूंकि इतना टाइम नहीं हुआ क्या है कि तो इस वजह से पाकिस्तान इंसाफ के जो वकील है या जो उनके ओहदेदार हैं उनकी जानिब से अभी तक जो है कोई खातिर खा कोई रद्द-ए-अमल जो है वो सामने नहीं आया। ताहम इलेक्शन कमीशन के जो टीम थी उन्होंने जो है पहले ही दरख्वास्त दी और उनको यकीन भी थी कि ये दरख्वास्त जो है वो मंजूर होगी। अगर हम शुरू दिन से बात करें तो 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसको कालादम करार देते हुए बल्ले का निशान जो है पीटीआई से छीन लिया था, वापस लिया था, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील है उनकी टीम है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में इंटर्म रिलीफ के लिए दरख्वास्त दी थी। 26 दिसंबर को दरख्वास्त दी थी और उसी दिन जो है उस पर समाअत भी हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील है उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो किसी भी पार्टी से जो उनका निशान होता है वो वापस नहीं ले सकता, उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है। इसलिए उनको इंटर्म रिलीफ दिए जाए और डिवीजन बैंक जो है जो डिवीजन बेंच जो है उनकी जो इस्तदा है वो सुने, तब तक के लिए उनको जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको उस पर हुक्म इम्तिनानी जो है वो जारी की जाए। ये उनके दरख्वास्त में मौक़िफ़ था जो कि 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कामरान हयात मियाखेल ने जो है उनकी दरख्वास्त जो है मंजूर कर ली थी और इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर का फैसला जो था उसको कलअदम करार दिया था, मौखर किया था और 9 जनवरी जिनमें अभी 6 दिन बाकी है तो 9 जनवरी को डिवीजन बैंक जो है डिवीजन बेंच जो है उनको कायम किया था और केस जो है उस वहां पर रेफर किया था। अब 9 जनवरी को जो है डीबी जो है वो सुनेगी, केस सुनेगा। कितने दिन रह गए हैं? 9 जनवरी के बाद कितने दिन रह चुके होंगे पीछे जब ये इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे? डेट क्या है ये बताइएगा। और अब आपको क्या लगता है कि पीटीआई के पास अब क्या बच चुका है पीछे? ऑप्शन, कानूनी ऑप्शन कोई मौजूद है? और अगर नहीं मौजूद तो फिर उन्होंने किसी निशान पर, इंतखाबी निशान पर अभी तक गौर किया है? कोई उनके माइंड में है ऐसा? जी, अगर आज के फैसले की हम बात करें और शुरुआत से कर लेते हैं कि आज जो फैसला हुआ है वो 26 दिसंबर का जो पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तियाई है उसको मुआखर किया है और इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर का जो फैसला है उसको बरकरार रखा गया है। डिवीजन बेंच का जो फैसला है या जो डिवीजन बेंच के मामला जो है वो अभी तक बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के जो वकला है और उनके जो अहदेदार है उनको उन्होंने उनकी जानिब से ये बात सामने आई कि वो कहते हैं कि उनको
तवक्को है कि डिवीजन बेंच जो इनका मुकदमा सुनेगी 9 जनवरी को, तो उनको रिलीफ मिल जाएगा और उनको बली का निशान जो है वो वापस मिल जाएगा। उन्हें ये यकीन भी है क्योंकि वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी किस्म का इख्तियार ही नहीं, इस नौयत का इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी पार्टी से बली का निशान छीन ले या वापस ले ले। तो इस बिना पर वो कह रहे हैं कि उन्हें जरूर बली का निशान मिल जाएगा। अगर उन्हें बली का निशान नहीं मिलता, ऑप्शन हो गई ना कि उनको बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा, इस बात की वो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन बी भी मौजूद होना चाहिए कि अगर तो फैसला उनके हक में नहीं आता तो क्या दोबारा से कहा जाएगा कि धांधली की गई है या हमारे साथ नाइंसाफी की गई है। अगर तो वो वापस नहीं आता और वो जो फैसला जाहिर है वो तो फैसला जब सुनाया जाएगा डिवीजनल बेंच की जानिब से वो तो उनकी मर्जी का फैसला होगा। अगर तो उनके हक में फैसला नहीं आता तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन बी मौजूद है कि इंतखाबी निशान फिर क्या रखा जाएगा? जी बिल्कुल, ये उन्होंने उस 26 दिसंबर को भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है या उनकी जो वकला के अली जफर जो है, उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बली का निशान नहीं मिलता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर निशान के इलेक्शन में उतरती है तो उनके पास ऑप्शन बी भी मौजूद है। अब ऑप्शन बी क्या है उनका, ये तो वही जानते होंगे क्योंकि हम बार बार उनसे पूछा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा प्लान बी जो है हम भी जाहिर नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें जो बली का निशान है वो नहीं मिलता और उनकी तौक़्क़ात खत्म हो जाती है और उन्हें बगैर बली के निशान के इलेक्शन लड़ना पड़ी तो फिर वो अपने ऑप्शन बी जो है वो इस्तेमाल करेंगे और वाज़ेह भी करेंगे और सबको भी बताएंगे कि उनके पास ऑप्शन बी क्या था। अब ये ऑप्शन बी ये भी हो सकता है किसी और निशान के लिए अप्लाई करे या उनके पास पहले से कोई निशान दूसरी पहले से पार्टी में इजलास में या कहीं पर उन्होंने मुख्तस की होगी कि आया और किसी और निशान के लिए अप्लाई करते हैं या कोई और उनके पास कोई स्ट्रेटजी है जिसकी बिना पर वो कह रहे हैं कि हमने प्लान बी जो है वो तैयार कर रखी है और अगर उसका प्लान ए जो बली का निशान कामयाब नहीं होता उन्हें बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलता और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बगैर बली के निशान के इलेक्शन लड़ना पड़े तो उनके पास ऑप्शन बी मौजूद है। उन्होंने मुतअद्दिद बार ये कहा है कि ऑप्शन बी हमारे पास मौजूद है और इसके अलावा दीगर ऑप्शन पर भी गौर कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है उनके पास ऑप्शन बी भी मौजूद है कि वो किस तरह अब ऑप्शन बी तो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको ही पता होगा। अभी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन बी मौजूद है। ठीक है, वो कह रहे हैं उनके पास ऑप्शन बी मौजूद है लेकिन अभी तक उस ऑप्शन बी के बारे में या प्लान बी के बारे में बताया नहीं गया। शाहिद खान, जब यहाँ पर केस का फैसला महफूज कर लिया गया और जब कह दिया गया कि जो 22 दिसंबर का फैसला इलेक्शन कमीशन का वो बहाल करते हैं, जब पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से ऐसा किया गया है तो वहां पर वकला भी मौजूद थे पीटीआई के, क्या उनकी जानिब से कोई हिमाक सामने आए जब ये फैसला सुना दिया गया? उसके बाद कोई मीडिया से बात हुई या उनका कोई मौकिफ था जो कि सामने आ सका? जी देखिए, फैसला जो होता वो महफूज फैसला था और उन्होंने सुना या नहीं बल्कि उनके जो लिखा हुआ फैसला था वो जो है वो प्रोवाइड किया है और उस वक्त जो है अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मौजूद नहीं थे बल्कि इलेक्शन कमीशन के भी वकला मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वकील थे वो भी उस वक्त अदालत में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उनका रिएक्शन जो अभी तक सामने नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के जो वकला है वो भी कुछ देर कबल जो है वो जा चुके थे, यानी कि फैसला आने से पहले ही वो यहाँ से जा चुके थे, तो वो भी मौजूद नहीं थी, इसलिए मीडिया से वो बात नहीं कर पाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो काजी अनवर साहब थे जो वकील थे उनके, वो इस वक्त अदालत में मौजूद भी नहीं थे, तो उस वजह से उनका भी जो व्यू है वो हम नहीं ले पाए क्योंकि वो जा चुके थे, अदालत में मौजूद ही नहीं थी। इसके साथ साथ जो दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला की जो टीम थी वो भी मौजूद नहीं थी, तो इस बिना पे क्योंकि बाकायदा फैसला सुनाया नहीं जा रहा था तो इस वजह से वकला उस वक्त अदालत में मौजूद नहीं थे। लिखा हुआ फैसला जो है वो सबके सामने आया है जो कि तहरीरी तौर पे जारी किया गया है। जी ठीक है, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा शाहिद खान, हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच ने। जावेद बलोच, पीटीआई से एक मरतबा फिर से बल्ले का निशान छिन चुका है। अब 9 जनवरी को डिवीजनल बेंच का फैसला आएगा, फिर देखा जाएगा कि बहाल होता है या नहीं होता। अभी तक तो पीटीआई के जो रहनुमा हैं या जितने भी ये तमाम तर लोग हैं वो तो उम्मीद करें कि 9 जनवरी को जो बल्ले का निशान है वो बहाल हो जाएगा, लेकिन ये इनकी उम्मीद है। अगर तो 9 जनवरी को ये बल्ले का निशान बहाल नहीं होता तो पीटीआई के पास प्लान बी क्या मौजूद होगा? फिर देखें, प्लान बी जो है वो तो उसका तो नहीं पता, लेकिन जो है इतना जरूर हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उसने ये भी उनके माइंड में है कि
अगर पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो उनके पास ऑप्शन ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं उसके फैसले के खिलाफ। और अगर फैसला हक में आता है दोबारा इलेक्शन उसके तरीके इंसाफ पे, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये ऑप्शन है कि वो रुजू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो इसलिए चूंकि जो पहले फैसला आया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उसके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो फैसला आया था वो इतना नाकस था, जिसकी बुनियाद पर ये फैसला जो है आज इलेक्शन कमीशन के हक में आया। क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के जो पहला फैसला था उसमें ये पूछा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत जो है वो बल्ले का निशान वापस लिया है या तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया है। तो कानून तो मौजूद है जिसके तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसको कलअदम करार दिया था। तो इसलिए जो है जो डिवीजनल बेंच ने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देते हुए बल्ले का निशान जो है वो दोबारा मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसे बहाल किया है। तो इसलिए अब ऑप्शन तहरीक इंसाफ के पास यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे। अगर ये डिवीजन उसके हक में फैसला देती है इलेक्शन कमीशन के, तो ऑप्शन उनके पास यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ लेने की कोशिश करें। लेकिन जाहिर बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम मेरिट्स देखने हैं और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको भी देखना है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला है वो भी तमाम मेरिट्स को देख के ही करेगी। और जो चूंकि मेन स्टेक होल्डर जो है वो इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस कानून के तहत जो है वो इलेक्शन करवा रहा है या इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए जो उन्होंने समाज की हियरिंग करने के बाद फैसला दिया, तो नेचुरली कोर्ट को उसको तमाम मेरिट्स देख के फैसला करेगी। ठीक है, तो जावेद बलोच अब इस वक्त उनके पास कोई भी इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है, तो आपने कहा कि उनके पास ऑप्शन भी ये मौजूद होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुजू कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। तो जावेद बलोच, इतना क्या वक्त पीछे रह चुका होगा कि अगर 9 जनवरी को फैसला पीटीआई के अगर उनके हक में नहीं आता तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें और फिर उसके बाद दोबारा से इस केस की सुनवाई हो, फिर उसके बाद क्या पीछे वक्त रह जाएगा इलेक्शंस में कि इंतखाबी निशान अलॉट भी क्योंकि किए जाने तो वक्त बहुत कम होगा, तो पीछे क्या फिर वक्त रह जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुजू करे? देखिए मरियम, ये बड़ा अहम नुक्ता है क्योंकि 13 तारीख से तक जो है वो सारे नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइनल होने हैं, निशानात जो है वो अलॉट होने हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो बैलेट पेपर की छिपाई का मसला आता है। तो इसलिए बिल्कुल वक्त तो नहीं होगा। अगर 9 तारीख को भी यही फैसला बरकरार रहता है और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही फैसला आता है, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास इतना वक्त शायद ना बचे कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वन गो में तो फैसला नहीं करेगी, जारी बात है, या कर भी सकती है, ये कोर्ट का बिल्कुल, लेकिन बात ये होगी कि वक्त कम होगा, मुकाबला बहुत सख्त होगा। आप हमारे साथ ही रहेगा। जावेद बलोच हमें ज्वाइन किया है जहांगीर जदून, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर जदून साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जहांगीर साहब, बल्ले का निशान क्योंकि पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से पीटीआई से वापस ले लिया गया है, अभी तो फैसला आ चुका है, लेकिन अब 9 जनवरी को डिविजनल बेंच क्या फैसला करता है ये देखा जाएगा। लेकिन अगर तो इनका जो इंतखाबी निशान है, जो बल्ला है अभी तक जो इनके पास नहीं है, अगर वो बहाल नहीं होता तो कानूनी लिहाज से इनके पास क्या ऑप्शन पीछे बच जाता है पीटीआई के पास? देखिए, अभी फाइनल तो आगे इनके पास फोरम है। एक तो ये तो इंटरिम ऑर्डर था जो उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को उस वक्त नहीं सुना गया और न सुनने के बावजूद जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो सस्पेंड कर दिया था। तो अभी इलेक्शन कमीशन को सुनकर उन्होंने कहा जी ये जो आपने स्टे दिया था वो उन्होंने वेकेट कर दिया। अभी मेन केस तो पड़ा हुआ है पेशावर हाई कोर्ट में, तो मेन केस पे जब 9 तारीख या 10 तारीख चीजें फाइनल हो जाती हैं उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑप्शन मौजूद है। इलेक्शन तो 8 फरवरी को होने हैं, तो इसमें अब इनके पास इसमें तो कोई शक नहीं है, टाइम कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है, लेकिन आखिरकार मेरे ख्याल में इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। ठीक है, अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है और अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहां पर दरख्वास्त दायर करते हैं, तो फिर जहांगीर जदून साहब क्या पीछे इतना वक्त रह जाएगा? जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, क्या पीछे इतना वक्त होगा कि फिर इंतखाबी निशानात भी अलॉट किए जाने हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जाए, उसके बाद उस पर सुनवाई और फिर वो प्रोलॉन्ग हो जाए, तो क्या इतना वक्त पीछे रह जाएगा?
ठीक है, आपको बताएं कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, पीटीआई उससे इस वक्त महरूम हो चुकी है और पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज क्या फैसला सुना दिया है और फैसले में ये कहा गया है कि हुक्म इम्तना वापस लेकर इलेक्शन कमीशन का जो 22 दिसंबर का फैसला था उसको बहाल कर दिया है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल दिए गए और उनकी बात सुनी गई। जब उनका मौक़िफ़ सामने रखा गया तो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि जो उनका ऑर्डर से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक था, उस फैसले को दोबारा से बहाल करते हैं। अब 9 जनवरी को डिवीजन बेंच का जब ये फैसला आएगा, जब सुना जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या पीटीआई को वाकई बल्ले का निशान वापस मिलता है या फिर पीटीआई जो है वो बल्ले के निशान से महरूम ही रहती है। अब इस चीज का फैसला होना बाकी है क्योंकि पीछे वक्त बहुत कम रह चुका है। 8 फरवरी की क्योंकि डेट आ चुकी है इलेक्शंस के हवाले से और इलेक्शंस ने होना है उससे पहले इंतखाबी निशानात भी तमाम सियासी पार्टियों को अलॉट किए जाने हैं, तो पीछे वक्त बहुत कम है। 3 से 4 दिन पीछे रह चुके होंगे क्योंकि 22 या 12 या 13 जनवरी के करीब कुछ इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाने हैं, तो पीछे वक्त बहुत कम होगा और पीटीआई इस वक्त सख्त मुश्किल का शिकार है क्योंकि पीटीआई से जो बल्ले का निशान है वो छीन लिया गया है और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया है। 22 दिसंबर वाला फैसला जिसमें जो बल्ले का निशान था, इंतखाबी निशान, वो वापस ले लिया गया था, तो पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, मजीद बढ़ चुकी हैं। अब पीटीआई उम्मीदें लगाकर बैठी है कि जो 9 जनवरी का फैसला होगा उसमें बहाल कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद है। जावेद बलोच, पीटीआई के लिए तो बहुत मुश्किलात अब बढ़ चुकी है क्योंकि इंतखाबी निशान जिसके हवाले से वो बहुत टर्ची है वो अब छिन चुका है। अब आगे पीटीआई के कोई रहनुमा किसी से बातचीत हो सकी या पीटीआई के वकला से कोई बातचीत हो सकी, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है? देखें, मिनिस्टर गौहर का जो है ये मौक़िफ़ सामने आया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेगी इस फैसले के खिलाफ जो पेशावर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आया है। देखना ये है कि तहरीक इंसाफ कब जाती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनके जो है वो ठीक है, देखना ये कि अब पीटीआई कब जाती है सुप्रीम कोर्ट और अब कब दायर करती है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। जावेद बलोच, आपसे दोबारा बात करते हैं। हसन पाशा हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। हसन पाशा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हसन पाशा साहब, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात और बढ़ना शुरू हो चुकी है क्योंकि बल्ले के निशान से वो दोबारा से महरूम हो चुके हैं। अब जब दोबारा फैसला आएगा 9 जनवरी को डिवीजनल बेंच का, तब देखा जाएगा कि ये बल्ले का निशान बहाल होता है या नहीं होता। अगर तो ये बल्ले का निशान बहाल नहीं होता तो आपकी राय क्या है? क्या कानूनी इनके पास से पीछे बच जाता है चांस कि किस तरीके से कानूनी लिहाज से ये कोई कार्रवाई कर सकते हैं? कोई ऑप्शन मौजूद है? मैं समझता हूँ कि टाइमिंग बहुत अहम है। अब बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। 13 जनवरी को सिंबल की अलॉटमेंट होनी है और 9 तारीख को उन्होंने रखा है हेयरिंग। 1 या 2 दिन अगर चलती है और उसके बाद फिर जब वो अनाउंस करते हैं प्रायर टू 13, अगर खुदा न खास्ता उनके फेवर में फैसला नहीं आता तो फिर उनके पास मां से भाई सुप्रीम कोर्ट जाने की और कोई ऑप्शन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अगर फिक्सेशन कमेटी जो है वो केस फिक्सेशन कर देती है 13 से पहले, तो फिर कोई इतना लंबा नहीं है। 2-4 घंटे की हेयरिंग करने के बाद आइदर वे फैसला मुमकिन हो सकता है। लेकिन बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या इन्होंने होमवर्क कुछ किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि क्या पीटीआई की कोर कमेटी ने कोई ऐसा होमवर्क किया कि बल्ले का निशान इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से छिन जाने के बाद क्या अल्टरनेट उनके पास रेमेडी है। अब अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको ये हैरानगी जरूर होगी और ये आपको पता भी होगा कि 3-4 साल के अरसे में पीटीआई के ने आला क़यादत ने कोई बाकी पार्टियों के साथ बना के नहीं रखी, उनको बस चोर डाकू ही कहते रहे। अब 175 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से कौन सी पार्टी जिसको ये पकड़ के उसके निशान पे इलेक्शन लड़ सकते हैं? कोई नाम दे दे, डेमोक्रेट्स दे दें, अवाम दोस्त नाम दे दे, कुछ दे दें, लेकिन इसमें कोई क्या पार्टी इनको आगे बढ़ के गले लगाएगी या फिर नेगेटिव वोटिंग की तरफ आए तो फिर किस पार्टी को ये चूज करेंगे पीएमएलएन को नीचा दिखाने के लिए? क्या वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे?
क्योंकि दूसरे नंबर पे एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाइज पार्टी रह जाती है, जिसको अगर वो अपने वोट्स दे के उनके कैंडिडेट्स को तो तकवीयत पहुंचाए और वो फिर लार्जर पार्टी बन के आए और फिर उसके साथ कोलेशन करके ये बनाए। आज़ाद अब बड़ा प्रॉब्लम, एक और बड़ा प्रॉब्लम जो इनको फेस करना है कि अगर फर्ज माल आज़ाद आते हैं तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा कराए हैं। पार्टी जिसका टिकट अगर एक को मिल जाए, 3, 4 या 5, 6 जितने भी बाकी थे कवरिंग कैंडिडेट्स के हवाले से वो वापस ले लेते हैं। अगर पार्टी नहीं है और टिकट नहीं दिया जा रहा तो फिर तो सारे वो कमिटेड पीपल अपना तरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सीटों पे नॉमिनेशन पेपर्स कराए हैं, तो वो पार्टी डिसिप्लिन फिर नहीं रहेगा जब, तो फिर क्या करेंगे? सारे अपने आप को असली तरीके इंसाफ का वारिस बना के इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर यकीनन वो वोट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये वाकई बड़ी, फिर जो एक और सबसे बड़ा हर्डल होगा आज़ाद लड़ने की सूरत में कि जो उनकी खवातीन की लिस्ट जो हैं सीटें वो भी खत्म हो जाएंगी और माइनॉरिटी की भी सीटें खत्म हो जाएंगी। बेशक वो ज्यादा से ज्यादा वोट भी अगर ले लें तो फिर भी वो जब खवातीन और माइनॉरिटीज के वो नहीं ले सकेंगे तो फिर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं लेंगे। तो ये वाकई बहुत बड़ा सेटबैक है अगर बल्ले का निशान इन पे छीन जाता है। तो दूसरा, हमारी पाकिस्तानी कौम को आपको पता है कि 40% जो हम लोग हैं वो ये देखते हैं कि जीत कौन रहा है और फिर सबकी नजरें जीतने वाले कैंडिडेट और जीतने वाली पार्टी की तरफ होती हैं और वो अपनी सोच, अपनी जो सारी सपोर्ट है वो उसकी तरफ कर देते हैं। तो जीतने वाले सारा आपको पता है कि जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में चल रही है कि जो परसेप्शन बन चला है कि कौन जीत रहा है तो उधर डाइवर्ट हो जाएंगे लोग। तो ये वाकई इस वक्त मुश्किल का शिकार है पीटीआई बल्ले का निशान ना होने की सूरत में। ठीक है, अभी मुश्किलात का शिकार है। तो आपको क्या लगता है कि अगर तो किसी भी पार्टी के साथ ये नहीं मिलते हैं, अगर ज्वाइन नहीं करते किसी और पार्टी को अपने वोटर्स के हवाले से, तो फिर क्या जब इलेक्शन में उतरेंगे तो क्या विदाउट इंतखाबी निशान उतरेंगे? नहीं, फिर आजाद हो गए ना, हर जगह पे अलग अलग निशान मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही निशान पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के तमाम कैंडिडेट्स को मिले। दिस इज इम्पॉसिबल। तो वो जहां जहां आरओ होंगे, जिसका निशान उनको वो चॉइस होगा, हर एक का सेपरेट होगा और जब सेपरेट सिंबल होगा तो फिर ये डिटर्मिनेशन करना मुश्किल हो जाएगी कि पीटीआई का कौन है, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि 4 से 5 कैंडिडेट पर हल्का इनके कवरिंग कैंडिडेट्स की सूरत में मौजूद है। तो पार्टी डिसिप्लिन ना होने की वजह से अगर कोई वापस नहीं लेता नॉमिनेशन पेपर्स तो फिर क्या होगा? फिर यकीनन इनके वोट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। लेकिन हम जब पार्टी नहीं रही, सिंबल एक नहीं रहा, तो नज़्मो ज़ब्त तो वो नहीं रहेगा जो पॉलिटिकल पार्टी का होता है कि सिंबल एक टिकट जारी कर दिया, एक को सिंबल मिलेगा, बाकी विड्रॉ कर जाएंगे। अब यहाँ पे आप किस तरह विड्रॉ कराएंगे? हर एक ने कहना है कि हम असल पीटी और पार्टी के सिंबल पे लड़ें, उनको खड़ा होना चाहिए ताकि असेंबली में पहुंच के वो अपनी आवाज बुलंद कर सके। अदरवाइज तो फिर दूसरी पार्टी को वॉक ओवर देने वाली बात है और फिर इनके लिए दोबारा एक सब नई सूरत हाल में सफ आरा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कई साल लगते हैं पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इनको इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। इस तरह ना हो कि जिस तरह 1985 में पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया और अभी तक उसका खामियाजा इस वक्त तक भुगत रहे हैं। और इसी तरह 2008 में जब हुआ बाइकआउट किया गया इलेक्शंस में, कुछ पार्टियों ने किया तो वो भी सही तरह से सरवाइव नहीं कर सके। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरवाइव नहीं कर सकी। हसन बादशाह साहब, तो इसके बाद तो फिर पीटीआई ये भी कह सकती है कि हमारे साथ नाइंसाफी की गई है, हमारे साथ धोखा किया गया है, और लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात होती है तो वो फिर ये भी कह सकती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही इंतखाबी निशान को लेकर। जी बिल्कुल, वो कह सकते हैं, ये उनका हक है, ये एजिटेट कर सकते हैं। असल में मसला ये है कि अगर आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें और किसी ग्रुप में जाकर देखें, जिस अंदाज में
वो जजेस को गालियां दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज वही जजेस, मैं देख रहा हूं कि जिन आरओज ने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए थे उनके मंजूर होने करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन कब तक अदलिया खामोशी से देखती रहेगी? इनको अभी तक नहीं समझ आई, ये अभी तक एडवेंचर कर रहे हैं। और अगर कोई एक आध फैसला इनके खिलाफ आ गया किसी वजह से, टेक्निकल रीजन पे या कानूनी सूरत हाल में, तो ये उस जज की जो है वो कुछ नहीं छोड़ते। अभी देखिएगा कुछ देर के बाद जिन जज साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने जिन्होंने फैसला किया है उसके मुतल्लिक क्या सोशल मीडिया अकाउंट्स में क्या आ रहा होगा। तो ये चीजें बहरहाल देखनी चाहिए इनको। ये बड़े नेगेटिव इनके इम्पैक्ट पड़ते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हसन पाशा साहब, हमारे साथ जावेद बलोच भी मौजूद हैं। जावेद बलोच, अब क्या लगता है अब आगे पीटीआई क्या करने जा रही है? क्योंकि पीटीआई के लिए तो मुश्किलात काफी खड़ी हो चुकी है। अगर तो इनको इंतखाबी निशान वापस नहीं मिलता तो फिर क्या बाइकआउट का ऑप्शन में इनके पास मौजूद होगा? क्या इस तरह की हमाकत की जा सकती है? पीटीआई से उम्मीद कर सकते हैं कि वो बाइकआउट भी कर सकते हैं इलेक्शंस का? अपने नाज़रीन को हम एक मरतबा फिर से तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट करते चले कि पीटीआई से एक बार फिर से बल्ले का निशान छिन गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त से मंजूर हो चुकी है और अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो चुके हैं। हसन पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, अपनी कीमती राय से हमें बता रहे थे। हसन पाशा साहब, अगर 9 जनवरी को अगर फैसला आता है, अगर कि पीटीआई के हक में अगर फैसला नहीं आता तो फिर उसके बाद क्या उस फैसले के अंदर कोई दूसरी ऑप्शन भी मौजूद होगी कि अगर ये इंतखाबी निशान नहीं है तो इस इंतखाबी निशान के साथ लड़ सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई और अल्टरनेट इंतखाबी निशान की तो बात ही नहीं है इसमें। इसमें या ये है कि बल्ला इनको वापस मिले या बिल्कुल ना मिले, तो ये दरमियानी कोई रास्ता नहीं है। उसकी वजह ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनके चैलेंज हुए और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो एक्सेप्ट करते हुए इनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया और ये डिक्लेयर किया कि चूंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्शन एक्ट इनका इलेक्शन नहीं हुआ, लिहाजा इनका जो है वो इलेक्शन नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हैं और बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। तो दूसरी और कोई रास्ता नहीं है कि जिसकी अल्टरनेट इनको निशान मिले। अल्टरनेट निशान इनको अपने हुस्न सलूक की वजह से किसी और पार्टी में जाके ही मिल सकता है और वो अब पता नहीं किसी के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं या नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून ही हैं। कामरान मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हसन पाशा से भी हम कीमती राय ले रहे थे, कानूनी लिहाज से उनसे पूछ रहे थे क्या ऑप्शंस मौजूद है, क्योंकि पीटीआई से बल्ले का निशान छिन चुका है। तो आपको क्या लगता है पीटीआई के पास अब क्या ऑप्शन मौजूद है? अब आगे अगर इनके पास बल्ला नहीं रहता, आगे 9 जनवरी का जब फैसला आएगा डिवीजनल बेंच का, तो उसके बाद पीटीआई क्या करेगी? देखिए, वो ऑर्डर जो है वो फिर चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जो जिन नकाइस की जो है निशानदेही की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो जिस ऑर्डर को चैलेंज किया इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में, वो उस नकाइस को दूर करके और वो पार्टी को अपना दुरुस्त कर लें, पार्टी का इलेक्शन दुरुस्त कर लें और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। फिर उसके बाद जो भी वो निशान अवेलेबल होगा वो मांगेंगे तो मिल भी जाएगा। तो क्या अभी विशेषता वक्त है कि अगर तो 9 जनवरी का जो फैसला है वो पीटीआई के हक में नहीं आता, तो पीटीआई के पास क्या फिर ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने दोबारा करवाए और फिर उसके बाद बल्ले के निशान के लिए लड़े और बल्ले का निशान वापस हासिल करे? देखिए, इससे पहले भी तो इलेक्शन नहीं करवाया ना उन्होंने तो अनअपोज करके और उसके बाद जो है ना वो एक कोशिश की, एक अटेम्प्ट की। अनअपोज तो इलेक्शन इस तरह से नहीं हुआ करते कि जिसके वो बैलेट पेपर भी ना छुपवाए गए और वो कह रहे हैं कि जी वो हमने इलेक्शन करवा लिया। देखिए, उनके अपने दस्तूर में जो तरीकाकार लिखा था उसको तो कम से कम फॉलो कर लेते ना, तो वो उसी में पकड़े गए हैं। वो अपनी ज्यादा जो है ना वो जो शायरी की है उसमें खराब हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है कि वो जो टाइम उनका क्लोज हो रहा है, वो रास्ता उनका जो बंद हो रहा है, वो अपनी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो बस सवाल यहाँ पर ये है कामरान मुर्तजा साहब
कि क्या अभी वक्त है इनके पास कि अब ये प्रॉपर तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं और फिर उसके बाद उनको मुंतखब करें और फिर बल्ले के निशान के लिए लड़ें? अब मेरा ख्याल है कि रास्ते बंद होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब रास्ते बंद होते जा रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ हसन पाशा भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। हसन पाशा साहब, आपको क्या लगता है कि पीटीआई के पास अब रास्ते बिल्कुल बंद होते जा रहे हैं, या अब ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अब बिल्कुल उस तरीके से कराए जैसे कि कानून कहता है, उस तरीके से करवाए और फिर उसके बाद जो बल्ले का निशान है वो वापस हासिल करें? देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो अब होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 13 से पहले तो किसी तौर पे मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें उनके जो सेक्रेटरी जनरल साहब थे उनके हवाले से भी बात हुई, फिर उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन बनाया उस हवाले से कि वो बना नहीं सकते थे। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। पहले वोट डेफिशिएंसीज दूर होंगी तो उसके बाद इंट्रा पार्टी, एंड इट विल टेक टाइम। ये तो 2-3 महीने का प्रोसेस कम अज कम है, अगर जितनी भी जल्दबाजी से किया जाए। तो अब तो सिर्फ एक ही है कि 9 जनवरी को अगर वो हेयरिंग होती है और 1 या 2 दिन पे मुहित होती है, फिर वो फैसला अनाउंस करते हैं, उसमें अगर इनकी सुनी जाए, मान लें डिवीजन बेंच, तो फिर शायद इनको 13 को सिंबल मिल जाए। अदरवाइज अगर डिसीजन आता है तो फिर मेरा ख्याल है मतलब कि हसन पाशा साहब की अब दवा देने का टाइम गुजर चुका है, अब सिर्फ दुआओं का टाइम रह चुका है पीछे पीटीआई के पास। बहुत शुक्रिया हसन पाशा साहब और कामरान मुर्तजा साहब, हमारे साथ दोनों माहिर कानून मौजूद थे, अपनी कीमती राय से हमें अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच भी हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। कागजात नामजद की मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं वो जमा कराई जा रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर अपीलों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कोयटा में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मौलाना अयूबी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से। इस्लामाबाद से हमारे साथ जिशान सैयद, रावलपिंडी से हमारे साथ खालिद चौधरी हैं, इसके अलावा कराची से जुनैद शाह हमारे साथ मौजूद है और कोयटा से हमाद अली हमें अपडेट करेंगे। तो हम जिशान सैयद का रुख करते हैं, इस्लामाबाद में मौजूद है। जिशान सैयद, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या गहमा गहमी देख रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से और कागजात नामजदगी के हवाले से, क्योंकि आज आखिरी रोज है जांच पड़ताल का भी, तो मामला कहां तक पहुंचे, किनके एक्सेप्ट हुए, किनके मुस्तरद हुए? भर में आम इंतखाबात के मुख्तलिफ मराहल जो है वो होते जा रहे हैं और ये जो तीसरा मरहला है वो कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ जो अपीलों का मरहला है वो जारी है। आज आखिरी दिन है अपीलों को चैलेंज करने की। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है मुल्क भर में कागजाती नामजदगी वहाँ पर चैलेंज किए जा रही हैं। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद की 3 हलके हैं, NA 46, NA 47, NA 48। यहाँ पे तकरीबन 91 उम्मीदवारों की कागजाती नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए जा चुके हैं और अब तक जो 2 दिन गुजर गए हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें तकरीबन 20 तक अपीली जो है वो दायर कर दी गई थी। आज तीसरा दिन है, अभी तक कोई अपील जो है वो नहीं आए, लेकिन जो अपील दायर कर दी गई थी उस पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी कर दिए। साथ ही जो पिटिशनर थे जिनकी जानिब से कहा गया था जिनकी कागजाती नामजदगी मुस्तरद हुई है, तो किसी दरख्वास्त गुजार की किसी मुतवक्किल उम्मीदवार की कागजात जो है वो किसी के बिजली बिल जमा न करने पर मुस्तरद हुए, किसी के लैंडलाइन बिल जमा करने पर नहीं हुए, मुस्तरद हो गए। अब जुम्मे तक 5 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन को तमाम जो अपीली है उस पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आरओज रिकॉर्ड समेत जो पैरावाइज कमेंट्स है वो भी तलब कर लिए गए हैं। जी ठीक है जिशान सैयद, इस्लामाबाद की सूरत हाल हमने जान ली। अब हम रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहाँ पर खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। खालिद चौधरी, रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है? इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से मरहलावार तमाम तर सूरत हाल हो रही है। अब जो दायर करने का जो अपीलें दायर करने का आखिरी दिन है आज, जिनके मुस्तरद हुए कागजात नामजदगी, तो बताइएगा कि कहाँ तक मामला पहुंचे हैं रावलपिंडी में? नामजदगी मुस्तरद होने वाले उम्मीदवारों के जो है आज अपीलों पे दायर करने के हवाले से आखिरी रोज है और यहाँ पर बताते चलें कि आज जो पहली अपडेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल रावलपिंडी में आई है वो ये है कि उमैर नियाजी जो मियाँ वाली के 2 हलकों से उम्मीदवार थे
उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो है आरोज के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। दूसरी जानिब जो बड़े उम्मीदवारान हैं रावलपिंडी से, खसूसन उनमें काबिल ज़िक्र शेख रशीद अहमद और जो है तलागंग से चौधरी परवेज़ लाई, इसी तरह राजा राशिद हफीज़ हैं जो साबिक MP हैं, और इसी तरह साबिक MP और साबिक वज़ीर कानून बशारत राजा, उनके अपीलें भी गुज़श्ता रोज़ जो है मंजूर हो गई थी। और उसके बाद जो है कल के रोज़ यानी कि 4 जनवरी को इन अपीलों पर समाअत होगी। आइंदा चंद रोज़ में इन अपीलों पर समाअत होगी, जिसके नतीजे में ये फैसला किया जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से कि इन उम्मीदवारान को इजाज़त। ठीक है, खालिद चौधरी रावलपिंडी से आपने अपडेट किया। हमें कराची का रुख करते हैं, जहां पर जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद है। जुनेद शाह, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ जो अपीलें हैं उनका आज आखिरी दिन है दायर किए जाने का, तो वहां पर क्या सूरत हाल है कराची में, और किन किन के मुस्तरद हुए हैं और क्या रीजंस बनाई गई हैं, और आगे क्या कहते हैं उम्मीदवार? देखिए, आम इंतखाबात 2024 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवारों की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने का सिलसिला आज आखिरी रोज़ भी जारी रहा। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान 250 से ज़ाहिद उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की, जबकि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 25 से ज़ाहिद अपीलों की समाअत भी की गई। अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज़ था और आज आखिरी रोज़ ख़त्म हो चुका है, जबकि 4 जनवरी से अपीलों की दरख्वास्त की समाअत जो है वो शुरू की जाएगी, जो कि 10 जनवरी तक जारी रहेगी, जबकि 10 जनवरी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इन अपीलों की दरख्वास्तों पर अपने फैसले जारी करेगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आज भी जो अहम शख्सियात हैं, जिसमें MQM के रहनुमा निसार पवर ने 231 से अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की, जबकि NA 223 और PS 7071 से साबिक सूबाई वज़ीर साबिक सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उनकी एहलिया फ़हमीदा मिर्ज़ा और उनके बेटे हसनैन मिर्ज़ा ने जो है अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की। जब सदर आरिफ अलवी के साहबजादे अवाब अलवी की भी अपील जो है NA 241 की अपील की दरख्वास्त की समाअत की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इन तमाम दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर इदारों को नोटिस जारी करते हुए 5 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आज आखिरी रोज़ था कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने का, जबकि 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इन अपीलों की समाअत करेगा और 10 जनवरी तक जो है इन अपीलों की दरख्वास्त पर फैसले जारी करेगा। वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। जुनेद शाह कराची से आपने पेश किया। अभी हम रुक करते हैं कोयटा का, जहाँ पर हमाद अली हमारे साथ मौजूद है। हमाद अली, कोयटा में क्या हो रहा है बताइएगा। अपीलों को दायर करने का आज आखिरी दिन है, जो चैलेंज किए गए हैं उनको, अब वहां पर उम्मीदवार क्या कहते हैं जिनके मुस्तरद कर दिए गए हैं? अपीलें दायर करने का भी आखिरी रोज, अगर किसी की रह जाती है तो फिर वो क्या करेगा? मुल्क भर की तरह सूबाई दारकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आइंदा आम इंतखाबात 2024 के तीसरे मरहले का दूसरा रोज़ जारी है। इस वक्त जो है 200 से ज़ायद उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हुए थे, उन्होंने अपील दायर कर ली है। इस हवाले से बताता चलूँ 20 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात जिनके मुस्तरद किए थे, 20 से ज़ायद उम्मीदवारों की अपील जिन्होंने दायर की है, उस हवाले से जस्टिस मोहम्मद आशिम काकड़ और जस्टिस मोहम्मद आमिर राना ने अपीलों पर समाअत करते हुए 20 उम्मीदवारों को जो है अब तक बहाल कर दिया है और समातें जो है वो जारी हैं। आज इसका आखिरी रोज़ है और ये समातों का सिलसिला 10 जनवरी तक जो है जारी रहेगा। और जो अपीलों की अगर बात करें तो अपील दायर करने का आज आखिरी रोज़ है। अब तक 20 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात जो है वो रिटर्निंग अफसरान ने जो मुस्तरद किए थे वापस बहाल हो चुके हैं और 200 से ज़ायद अपीलें जो है दायर 200 से ज़ायद उम्मीदवारों ने जो है अपीलें दायर कर ली हैं। इसी सिलसिले में बताता चलूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है महमूद खान, उन्होंने अपने कागजात जो है वो मुस्तरद होने के खिलाफ जो है अपील दायर की थी, तो जस्टिस मोहम्मद आशिम काकड़ ने उनकी अपील पर जो है समाअत करते हुए वापस बहाल कर दिया। 12 जनवरी को इसकी हतमी फहरिस्तें जारी होंगी, जबकि जो है 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात जो है वो उम्मीदवारों को अलॉट। हमाद अली, बहुत शुक्रिया तफसील आपने अपडेट किया। इसके अलावा जुनेद शाह, खालिद चौधरी, ज़ीशान सैयद, तमाम नुमाइंदगान हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा।
तो वेलकम बैक। यहाँ पर बात करें कि लाहौर में नमूनिया के मरीजों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो चुका है, जबकि नमूनिया से बचाव के लिए वैक्सीन भी मार्केट से गायब हो चुकी है। मार्केट में वैक्सीन महंगे दामों फरोख्त होने का इंकशाफ भी हुआ है। क्या वजह है नमूनिया की वैक्सीन मार्केट से गायब है, इस बारे में जान लेते हैं ब्यूरो चीफ नियो न्यूज लाहौर मियां नवीद से, जो कि इस वक्त फार्मासिस्ट नूर महर के साथ मौजूद है। मियां नवीद, बताइएगा क्या वैक्सीन की नापैद हो चुकी है वैक्सीन, इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, स्मोक की वजह से इस वक्त पूरे शहर में जो है वो नमूनिया की वबा फैल चुकी है और सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों का शदीद रश है नमूनिया की वजह से। लेकिन इसी सूरत हाल में, इसी तनाज़र में जो माफिया वो भी मुतहरक हो चुका है। इस वक्त नमूनिया की जो वैक्सीन है वो इस वक्त बिल्कुल अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ये क्या हो चुका है, मामला क्यों है? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नूर महर, फार्मासिस्ट है, लीगल फोरम है इनका। नूर महर साहब, बताइएगा कि इसकी नमूनिया की जो वैक्सीन है क्यों अवेलेबल नहीं है इस वक्त, वजह क्या है? वैक्सीन जो है तकरीबन 100% जो है ये बाहर से इंपोर्ट होती है और ख़ास तौर पे नमूनिया की वैक्सीन जो है 6 महीने पहले ऑर्डर नहीं दिए गए, हुकूमती सतह पर भी नहीं दिए गए और प्राइवेट सतह पे जो फाइज़र है, नोवार्टिस है, JSK बहुत बड़ी कंपनी है। अब प्रीविनार जो है फाइज़र की वो कुछ जगहों में तो मिल रही है, लेकिन बाकी जो JSK की है और नोवार्टिस की है वो तो बिल्कुल ही जो है वो नहीं मिल रही। अब क्या है कि वैसे तो जो इसकी वैक्सीन है प्रीविनार, उसकी कीमत 7,650 रुपये है, लेकिन वो 14,000 की भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। मैं समझता हूँ कि डबल कीमत पे भी लोग मारे फिर रहे हैं, तो इस पर पंजाब हुकूमत बिल्कुल इकदाम नहीं उठा रही। तो मैं समझता हूँ इस पर पूरी तरह जो है ड्रग अथॉरिटी को भी इकदाम करने चाहिए और ये जो घर दफ्तरों में बैठे हुए हैं बाहर निकले और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कंपनीज़ हैं उनका रास्ता उनके आगे आएँ और उनको जो है जो शॉर्टेजेस हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग की हुई है, मसनूई मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग की हुई है, इस पे इक़दाम और एक्शन करना चाहिए। नूरमार का यही कहना है कि जो है वो ऐसी सूरत हाल में हमेशा जो माफिया जो भी होता है वो अपना फ़ायदा उठाता है। ख़ास तौर पर उन्होंने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात की। पंजाब में सिर्फ एक इंस्पेक्टर मौजूद है और एक इंस्पेक्टर पंजाब में क्या कर सकता है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तमाम इस वक्त जो नमूनिया के केसेस की तादाद है वो एक बहुत बड़ी तादाद सरकारी अस्पतालों में पहुँच रही है और नमूनिया की वजह से जो है वो लोग कई रोज़ तक जो है वो बीमार हैं और उसके बाद जो है उसकी जो वैक्सीन है वो बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। मियां नवीद, आपने बिल्कुल सही कहा, हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। लाहौर में नमूनिया के मरीजों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो चुका है और दूसरी बात है कि नमूनिया से बचाव के लिए जो वैक्सीन है वो मार्केट से गायब हो गई है। मार्केट में वैक्सीन महंगे दामों फरोख्त होने का ये इंकशाफ भी सामने आ चुका है। मुनाफाखोर माफिया नमूनिया से बचाव की वैक्सीन को महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी PMA प्रोफेसर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर शाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। प्रोफेसर साहब, क्या माफिया इतना ताकतवर हो चुका है कि महकमे सेहत भी उनके खिलाफ एक्शन लेने से कतरा रहा है? मैडम बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। देखें, जो माफिया होता है ना, ये जो एक पॉलिटिकल जो साइंस है उसके अंदर इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वीकेस्ट माफिया भी होता है, वीकेस्ट एंटिटी होती है, कमजोर तरीन होते हैं, सिर्फ रिट ऑफ द स्टेट होनी चाहिए। यहाँ पर मसला ये है कि अभी आपने जो देखें पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर 15 मरतबा ये दवाइयां जो इसेंशियल ड्रग्स हैं, जो 430 दवाइयां हैं जिसके ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज मरीज सर्वाइव करते हैं, जो जरूरत है कौम की, वो इस मार्केट से शॉर्ट की है इन जहीरा अंदोजों ने, ऑर्डर्स ने। अगर महकमा सेहत, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, इतना साइज ऑफ द गवर्नमेंट, ये टोटल फेलियर का शिकार है। और हमने तो कई मरतबा कहा है कि खुदा के लिए ये सेहत का मामला है ना, इसके साथ ये इस तरह खिलवाड़ ना किया जाए। माफिया को पकड़ना स्टेट का काम है, आम लोगों का काम नहीं है। आम लोग तो विक्टिम है। अभी मैं आपको बताऊं, इस वक्त ट्रिपल वायरस अटैक हो रहे हैं, वायरस जो नमूनिया के, कोरोना रैपिडली नमूनिया में, ये इन्फ्लुएंजा रैपिडली कन्वर्ट हो रहा है नमूनिया के अंदर, और मरीजों की जितनी स्मोक बढ़ गई है, पार्टिकुलेट मैटर बढ़ गया है, तो ये तो नाकाबिले कबूल सूरत हाल है इस वक्त। तो प्रोफेसर शाहिद साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस ही रखा जाता है जिसकी वजह से ये स्टॉक कर लेते हैं और जखीरा कर लेते हैं उन अद्वियात को जिसकी मार्केट में जरूरत होती है? तो आप सजेस्ट क्या करते हैं, क्या करना चाहिए इसके लिए? एग्जैक्टली देखें, अभी मियां नवीद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। एक ड्रग इंस्पेक्टर है पंजाब के अंदर, अगर एक ड्रग इंस्पेक्टर जो थे वो पहले या करप्ट थे या जो भी चक्कर था जिस तरीके से भी चले, मसला यह है कि किसी एक ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास
कितने यूनिट आए हैं उसकी इन्वेंटरी हो, कितने लगे हैं उनका रिकॉर्ड हो, रेगुलर चेक। अगर मेरा उसके अंदर बाउंटीज नहीं है, मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। हर माफिया अगर अपना इंटरेस्ट कैश कराता रहेगा तो ये काम इस तरह चलेगा। ये फेल्ड सिस्टम वाले मामलात हैं। आप साइज ऑफ द गवर्नमेंट बढ़ाते जाए, ये काम इस तरह चलेगा, लोग भुगत रहे हैं। सही आपने कहा प्रोफेसर शाहिद साहब। अब क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी है और जो स्मोक है वो भी बहुत ज्यादा हो रही है मुल्क के अंदर, लाहौर के अंदर स्पेशली अगर बात की जाए तो लाहौर भी नंबर 1 पे रह रहा है। काफी दिन हो गए हैं जब से सर्दी में इजाफा हुआ है, तो उसके बाद जाहिर है कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां आना नॉर्मल है, लेकिन अब उनको जाहिर है क्योंकि मौसम की वजह से अब वो तब्दील हो जाती हैं, जैसा कि आपने कहा नमूनिया में अब उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई है दवाई की। अब वो दवाई जब गायब हो जाती है तो अब हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि इसके ऊपर अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर मरीज ख्वार होंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी किसके सर पर आयद होगी? देखिए, ये तो इसका तो एक ही ब्लेम है, विक्टिम ब्लेम तो सिर्फ एक के ऊपर जाएगा, वो स्टेट है, वो ब्यूरोक्रेसी है और ये होल्डर्स है। होल्डर्स एक दुकानदार है, उनको पकड़ना है रिट ऑफ द स्टेट में। जिस मुल्कों के अंदर रिट ऑफ द स्टेट खत्म हो जाती है ना, वो फेल्ड स्टेट हो जाती है। और मैं दुआ मांगता हूं कि मेरा मुल्क किसी तरह इस क्राइसिस से बाहर निकला है। दवाइयां अलग मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग मसला है, तो ये तो सोचना पड़ेगा, रियासत को सोचना है, आम बंदे ने नहीं सोचना। आम बंदे से उसके अमल करवाएं आप। सही, बहुत शुक्रिया सर अपनी कीमती राय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे जनरल सेक्रेटरी पीएमए लाहौर प्रोफेसर शाहिद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अफसरान का हैरत अंगेज कारनामा। 1300 सीसी गाड़ियों को 1 सीसी कम जाहिर करके 1299 सीसी में रजिस्टर्ड कर दिया है। 7137 मनपसंद अफराद खुलकर उनको नवाजा गया है और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी लाहौर के अफसरान एक ही कंपनी की 7137 गाड़ियों को 1299 सीसी जाहिर करके कम फीस वसूल की गई है। उनकी जानिब से ये अनोखा कारनामा है। एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से उनके अफसरान का हैरत अंगेज कारनामा जो कि सामने आ चुका है। 1300 सीसी की जो गाड़ियां हैं उनको 1 सीसी कम जाहिर करके 1299 सीसी में रजिस्टर्ड करवाया, जिसकी वजह से उनको फीस कम पे करना पड़ती है और ये कारनामा जो कि जाहिर हो चुका है, सामने आ चुका है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकसई इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज भी किसी ना किसी तौर पर सानियाए 9 मई से जुड़े हुए हैं, चाहे फिक्री एतबार से या अमली एतबार से। ऐसे अनासिर को ना तो इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए और ना ही इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करना चाहिए। कल को कालादम TTP या BLA या दीगर तंजीमें जो रियासत पे हमलावर हैं कहीं कि रियासत को, रियासती दस्तूर को, रियासती आइन कानून को नहीं मानते, लेकिन हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड भी दी जाए, तो क्या ये भी तस्लीम कर लिया जाएगा? उसूल है। हम कल भी इसके मुखालिफ थे और कि रियासत पे हमला और ग्रोहों को मेन स्ट्रीम होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और आज भी उसी उसूल पर कायम है। इसके अलावा मैं आपको बलूचिस्तान के जवानों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अहमद शहजाद मुल्क के मायानाज क्रिकेटर जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे और वो 7 जनवरी को कोयटा आएंगे। बलूचिस्तान के क्रिकेट के जो फैंस हैं और जो हमारे पोटेंशियल टैलेंट है उनसे मिलेंगे और बलूचिस्तान के जवानों को नेशनल क्रिकेट में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। मुल्क में बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जराये के मुताबिक इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल
6000 मेगावाट है, जबकि अगर गैस की बात की जाए तो गैस का जो शॉर्टफॉल है वो अपने अरूज पर पहुंच चुका है। मुल्क में बिजली की तलब और जो रसद है और शॉर्टफॉल की वजह क्या है, ये हम जान लेते। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे इशफाक मुगल हमारे साथ है। इशफाक मुगल, बताइए कि आवाम जानना चाहते हैं वजह क्या है? बिजली का शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 6000 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जबकि इसकी पैदावार 8000 मेगावाट तक जो है वो पहुंची है, जबकि इसकी तलब की बात करें तो 14000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इस मुल्क में चूँकि सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बिजली की पैदावार रिकॉर्ड की गई थी वो गुज़श्ता माली साल के दौरान की गई थी और 25000 मेगावाट से ज़ायद की गई थी। लेकिन अब चूँकि सर्दियों की वजह से जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं उनकी पैदावार ना होने के बराबर रह गई है। इसके साथ साथ जो फर्नेस ऑयल है वो काफ़ी महंगा, इसकी वजह से फर्नेस ऑयल पर चलने वाले जो बिजली घर हैं वो भी बंद हैं, जबकि RLNG की जो के प्रोजेक्ट हैं वो भी उनकी पैदावार भी कम है, जबकि जो सोलर है सर्दी की वजह से सोलर की पैदावार भी मुतासर है, जिसकी वजह से जो बिजली की पैदावारी सलाहियत मुल्क की जो है वो मुतासर हुई है। सुई सदरन और सुई नदरन गैस के वो काम है जो वो कोशिश कर रहे हैं कि कम अज़ कम जो वो घरेलू जो सार्फिन हैं उनको खाने के औकात में जो गैस मुहैया की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ बिजली और गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। पेशावर शहर की बात की जाए तो वहां पर 10 घंटे और मसाफात में 14 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। बिजली और गैस की गैरलानिया बंदिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह चुका है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जमील खान हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जमील खान, क्या वजह है? जी बिल्कुल, यकीनन सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस और बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम इंतहाई परेशानी का शिकार है। शेरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा सर, बिल्स देते हैं, गैस नहीं बिजली नहीं, तो क्या कहेंगे? बिल तो ये कहेंगे कि पहले कम दे देते, गैस ज़्यादा होता था, अब गैस कम होता है और बिल ज़्यादा होता है। और ये हमारी अपनी एक बदकिस्मती कहेंगे इस खित्ते की, कि जिस खित्ते में ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल हैं, उसी खित्ते में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जिस वक्त ज़रूरत होती है तो उस वक्त आपको वो नहीं मिलती, क्योंकि सर्दी है तो गरमाइश के लिए, खाना पकाने के लिए और बहुत सारी ज़रूरियात के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस चाहिए होती है, लेकिन वो नहीं है। बिल्कुल, शहरी कहते हैं कि बिल ज़्यादा देते हैं लेकिन गैस भी नहीं। सुबह और शाम और रात को खुसूसी तौर पर खाना तैयार करने में ख़वातीन को मुश्किलात का सामना रहता है। इसी तरह अंदरूनी शहर के इलाकों में 8 से 10 घंटे और तकरीबन मज़ाफ़ाती इलाकों में 14 से 16 घंटे तक बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। जी ठीक है जमील खान, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी की 12 कोटा मशकें जारी हैं। समंदर में जहाज़ों से आपको बताया कि बह जाने वाला तेल, बहरी कज़ाकों और कुदरती आफात से निपटने के लिए ये मशकें जारी हैं। इन मशकों में शरीक माहौलियाती माहिरीन ये कहते हैं कि समुद्री आलूदगी पर काबू पाने के लिए हर इदारे को अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि 90% तिजारत समंदर के रास्ते होती है। इस हवाले से तफसीलात हम जान लेते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे शफकत अजीज से। शफकत अजीज, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, 12वीं आलमी 12 कोटा मशकों का आगाज़ हो गया है। गुज़श्ता रोज़ इन मशकों का आगाज़ हुआ था और आज भी जो है मनोड़ा के साहिल पर जो मुख्तलिफ जहाज़ों से जो तेल का रसाव होता है उससे निपटने के लिए जो है यहाँ पर मशक़ें की गई। इसके साथ साथ जो बहरी कज़ाक हैं उनसे किस तरह निपटा जाए, इसके साथ साथ जो किसी भी किस्म की कुदरती आफात जो समंदरों में आती हैं जिससे शहरियों को नुकसान पहुँच सकता है, उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाकिस्तान नेवी के ताउन से जो है ये मशकें इस वक्त की जा रही हैं। 2003 में तस्मान स्प्रिट के जो जहाज़ तस्मान स्प्रिट नामी जहाज़ था उससे जो तेल का रसाव हुआ, तो उसके बाद ही हुकाम ने सोचा कि ऐसी मशकों का आगाज़ किया जाए जिससे जो है वो समंदरी आलूदगी जो है वो कम हो। समंदरों का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और यही जो मकसद है इन मशकों का, ताकि ये जो हमारे समंदर हैं उन्हें साफ़ रखा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो नाज़रीन, अपनी मुनफरिद गायकी से शोहरत पाने वाली चाहत फ़तेह अली खान की न्यू न्यूज़ फैसलाबाद के दफ्तर आमद हुई। कहते हैं कि ख़वातीन को बाल लंबे करने की टिप्स दी हैं। माइकल जैक्सन और नुसरत फ़तेह अली खान पसंदीदा गुलकार हैं। हमारी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर चाहत फ़तेह अली खान के साथ ही मौजूद है। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं कि चाहत फ़तेह अली खान मजीद क्या कहते हैं। जी जवेरिया।
इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुनफरिद सिंगर चाहत फ़तेह अली खान, जिन्होंने ना सिर्फ बहुत कम अरसे में पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल सतह पर अपनी मुनफरिद गायकी की वजह से दिलों में घर कर लिया है। शहरी जो हैं वो इनसे बड़ा खुश हैं। आज ये फैसलाबाद के मेहमान बने। इनसे जानते हैं कि इन्होंने लाहौर से अपने कागजात भी जमा करवाए थे, लेकिन चूँकि वो दोहरी शहरियत की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। अगर ये इलेक्शन में आते तो इनका क्या मंशूर होना था और उन्होंने अपने हल्के के अवाम के लिए क्या खिदमत जो है वो करनी थी। अस्सलाम वालेकुम, करोड़ों दिलों की जान चाहत फ़तेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम फैसलाबाद। मैंने जब सिंगिंग स्टार्ट की तो किसी न किसी को फोकस करना होता है, तो मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को और माइकल जैक्सन को, ठीक है, उसका क्योंकि वो भी कंप्लीट इंटरटेनर था। जैसे वो स्टेज पे आते थे माइकल जैक्सन साहब, तो वो डांस भी साथ, सिंगिंग भी जी साथ, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं अपने आप को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा सर, खूबसूरत घने बालों का राज ख़वातीन के साथ शेयर करें। प्रॉपर 3 टाइम का थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन में खाना खाएं, ठीक है, और सोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन सबसे जो बड़ी वजह होती है कि जब आप सैड मूड में चले जाते हैं, वो सबसे बड़ी वजह होती है। और शैम्पू एक ही इस्तेमाल करें, और वो भी थिक वाला नहीं, पतले वाला को होता नहीं, जैसे मैं पाम ऑलिव इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ही लाइट है। जी बिल्कुल, आपने चाहत फ़तेह अली खान की मुनफरिद खासियत जो है वो देखिए, वो टिप्स भी दे रहे हैं, लेकिन इनके टिप्स पर जो है वो अमल करने से पहले सोच लीजिएगा कि फ्रंट से बाल नहीं है तो ऐसे में ख़वातीन जो है वो गंजी ना हो जाए। दूसरी जानिब इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है वो उन्हें काफ़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो जो है वो माइकल जैक्सन को पसंद करते थे, उन्हीं की गायकी के जो है वो आइडियलाइज हैं। उसके साथ साथ जो है नुसरत फ़तेह अली खान जो फैसलाबाद की पहचान माने जाते हैं, उन्हें भी पसंद करते हैं। ठीक है जवेदिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, मुल्तान में PHA की जानिब से रंगारंग फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जहाँ पर मुनफरिद इकसाम के रंगारंग और खुशबूदार फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जिससे उनके मुरझाए चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं। मुल्तान से वजीहा वाहिद हमारे साथ हैं। जी वजीहा, बताइएगा। मुल्तान के किला कासिम पार्क में ये रौनक गुले दाऊद की नुमाइश की वजह से है। इस वक्त PHA की जानिब से किला कासिम पार्क में जो है वो सालाना गुले दाऊद की नुमाइश का जो है वो इनाकाद किया गया है, जबकि 300 से ज़ायद जो है किस्म के फूल, खूबसूरत फूलों की जो है नुमाइश जो है वो की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो फैमिलीज़ भी आई हुई है जो कि बेहद इंजॉय कर रही है, जबकि हमारे साथ जो है वो स्टूडेंट्स मौजूद है जिनसे बात करते हैं। जी आप बताएं, आप यहाँ पर आए हुए हैं तो कितना इंजॉय कर रहे हैं? हम यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारी स्कूल की छुट्टियाँ थी जिसकी वजह से हम यहाँ घूमने आए हैं और हम यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मुल्तान जो कि बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ पर ऐसे इवेंट्स होने चाहिए बहुत। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद हमारे स्टूडेंट से बात हुई है जिनका कहना है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं और बेहद इंजॉय कर रहे हैं, जबकि इस तरह की इवेंट जो है और भी मुल्तान में जो है वो होने चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले शामिल करते हैं न्यूज अपडेट। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुँचाने के लिए तावन की फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। बलोच मुसाहिरीन को हिरासा न किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया और मौजूद बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले ने खिलाड़ी के हाथ से एक बार फिर से बल्ला छीन लिया। इंतखाबी निशान और अडियाला का मेहमान दोनों मुल्की सियासत से आउट हो गए। फिरदौस शिकवान का अदालती फैसले पर रद्द अमल। सिंध के हर महकमे को बर्बाद कर दिया गया। कराची के पुलिस निजाम में इस्लाहात की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शहर शहर गांव-गांव में शामिल करें। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में आपको बताते चलें कि शिमाली वजीरिस्तान के इलाके जहां पर ये कारनामा हुआ और यहाँ पर जो मजीद तफसीलात है वो हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। शहीद होने वाले 6 अफराद का ताल्लुक जिला DG खान से है। इलाके की फिजा सोगवार है। दहशतगर्दों ने एक नौजवान को जिंदा छोड़ दिया और जिंदा बच जाने वाला नौजवान अल्लाह बचाया DG खान अपने आबाई गांव पहुंच गया है। नुमाइंदे जौहर अमीन हमारे साथ है जो कि इस वक्त शाबरी जेरी में नौजवानों के साथ मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। वजीरिस्तान के इलाका मस्की मीर अली में
गुज़श्ता रोज़ जो है 6 अफराद के कत्ल का दिल दिला देने वाला जो वाक़या था, काबरी बाला ज़ेरी में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है इस वक्त एक बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है जो वहाँ पर मौके के ऊपर मौजूद था। इससे हम लोग पूछते हैं। हम कमरे पे बैठा था, वो आदमी उधर फिर आ गया कलाशी के साथ, फिर हमको उठाया नीचे चला गया, फिर उधर गया भर में, हमको उधर बिठा दिया गांव में जंगल में, उधर फिर हमको बिठाया, फिर उसने मारा हमारे आदमी को, सबको, हमको मारा, फिर बहुत जुल्म किया हमारे ऊपर। उधर उसने बोला कि तुम फौज वाले के साथ मिला हुआ है, हमने बोला नहीं, हम नहीं मिला हुआ है, बस बहुत मारा है हमारे आदमी को, बहुत जुल्म किया है। आपकी आंखों के सामने गोली मारी? हाँ, हमारे आंखों के सामने गोली चलाया उसके। इस वक्त डेरा गादी खान के इस इलाके की पूरी जो फिजा है सोगवार है, और कमिश्नर डेरा गादी खान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो मुक्तलीन हैं जो शहीद हो चुके हैं उनकी डेड बॉडीज़ के लिए जो सरहदी चेक पोस्ट है त्रिमन, वहाँ पर एम्बुलेंस से पहुँचा दी गई और सरकारी खर्चे पर इनकी तदफीन की जाएगी। और जो लोग हैं काफ़ी जो है खौफ और आस में मुबतला हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खुसार में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गई, भाई ने फायरिंग करके एक भाई की जान ले ली, जबकि 2 जख्मी हालत में हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो खुसार में जमीन का तनाज़ा था जिस पर आपस में गोलियां चल गई और एक भाई को जान से मार दिया गया। भाई ने ही फायरिंग की और जो दूसरा भाई था वो जख्मी हालत में है जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अल्ताफ हुसैन हमारे साथ है, नुमाइंदा न्यू न्यूज़। अल्ताफ हुसैन बताइएगा दूसरे भाई की हालत कैसी है और मामला था क्या जमीन का, आप कहाँ तक बात पहुंची है? जी बिल्कुल शुक्रिया। ये अफसोसनाक वाक़या खुदा के तहसील बागबान में पेश है, जो जमीन के तनाज़े पर बड़े भाई ने फायरिंग करके एक भाई को जान बख्शा, जबकि 2 भाई शदीद जख्मी और लाशों को खुजर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें एक भाई का हालत तशवीनाक बताई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं कि क्या महंगाई के बयान पर दानियाल अजीज और एहसन इकबाल के दरमियान में जो मामलात हैं वो क्या है? नून लीग के सीनियर रहनुमा के महंगाई पर बयानात से कुछ मामला उलझ गया है। महंगाई के मामले पर नून लीग के सीनियर रहनुमा जिम्मेदारी किस पर डाल रहे हैं, ये मामला है। और महंगाई के जो मामलात हैं, जो महंगाई उरूज पर पहुंची हुई है, वो नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो महंगाई की जिम्मेदारी किस पर डाल रहे हैं? 2 सीनियर रहनुमा हैं जिसमें इस बात पर आपस में बातचीत हुई और उनमें अब देखना यह है कि किस पर मामला डाला जा रहा है। मामला कुछ महंगाई के बयानात पर उलझता हुआ नजर आ रहा है और ये नून लीग के सीनियर रहनुमा है दानियाल अजीज और एहसन इकबाल, जिनके आमने सामने महंगाई के बयानात आए हैं। वकास खौरी हमारे नुमाइंदे हैं। वकास खौरी बताइएगा मामला कुछ उलझ गया है, ये किस पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं महंगाई की? आज बिल्कुल कुछ अर्सा पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दानियाल अजीज की जानिब से एक टीवी शो से दिए गए बयान से ये मामला शुरू हुआ, जिस पर बाद में पार्टी में भी इस बात को डिस्कस किया गया और इन्हें शो का नोटिस जारी किया गया। तब उसके बाद दानियाल अजीज ने जो है इस पर खामोशी इख्तियार की और अब एक नया बयान जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल पर चलाया जा रहा है। तब दानियाल अजीज जो हैं उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ महंगाई के जो असबाब हैं उन पर बात की है और उनके बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इस तरह की कोई स्टेटमेंट फिलहाल उन्होंने नहीं दी, बल्कि उन्होंने वकास खौरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। दानियाल साहब, महंगाई की जिम्मेदारी किस पर आयद करते हैं आप? जी मैंने बताया आज के बयान में कि ये मैं अगले हफ्ते इसकी पूरी डिटेल जो है आवाम के सामने रखूंगा ताकि वोटर्स अपना सही फैसला कर सकें और मुनासिब फैसला कर सकें कि इस महंगाई का कौन जिम्मेदार है। ये बात गलत है कि पीएमएलएन का तासुर लिया जा रहा था मेरे बयान से कि ये पीएमएलएन ने की है। मैंने तो वजाहत मांगी थी कि इसको हमारा जो बयानिया है वो आवाम तक ठीक ठीक इसकी जिम्मेदारी पहुंचाए। ठीक है, तो दानियाल साहब अभी अगर आप कुछ बताना चाहे नियो न्यूज के तवसुत से कि महंगाई की जिम्मेदारी किसके सर पर आयद होती है, क्योंकि अभी इससे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ही हुकूमत में थे, तो क्या उनके ऊपर नहीं डाली जाएगी ये जिम्मेदारी? जी मैंने जैसे कि बताया अगले हफ्ते मैं पूरी तफसील में ये आवाम के सामने रखूंगा। यकीनन आपके भी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद होंगे तो आप उसकी रिपोर्टिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये इतना संगीन मामला है और अवाम को जो है ना अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए, जो सच सच हकीकत है वो बतानी चाहिए। दानियाल अजीज साहब, आपको शौकस भी हुआ था पार्टी की तरफ से, वो क्या मामला था? जी शौकस मुझे हुआ था, वो तकरीबन महीने पहले की बात है।
और उसमें जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की टिकट के लिए, उस वक्त मैंने वहाँ भी इसकी वजाहत कर दी थी, बाद में भी की है। ये 1 महीने पहले की खबर है। अच्छा दानियाल अजीज साहब, कहा जा रहा है कि आपको और एहसन इकबाल में टिकट के मामले पर झगड़ा है, इन बातों में कितनी सदाकत है, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा झगड़ा नहीं है। असल में वो एक पीपी हल्का है, प्रोविंशियल असेंबली पंजाब का, उसकी टिकट के हवाले से कुछ तफक्कुरात थे, तो वो जमाती सतह पर इंशाल्लाह तय हो रही है मामला। ठीक है, तो दानियाल साहब, आपको लगता है कि नून लीग अगर इक़्तिदार में आती है तो महंगाई का खात्मा होगा? ये जो बिजली आजकल इतनी ज्यादा जा रही है घंटे घंटे के हिसाब से, और गैस आती नहीं है, बिल बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर आप तारीखी रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका महंगाई के कंट्रोल से सबसे सस्ता हुकूमतें में अगर कभी रही है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 3 मरतबा ये रही है जब माजी की हुकूमतें थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी जमात इस चीज़ के ऊपर रिकॉर्ड के मुताबिक कंट्रोल कर पाई है महंगाई के ऊपर, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अच्छा दानियाल अजीज साहब, क़यादत आपसे कुछ नाराज लगती है, तो क्या आप क्या करेंगे उनको मनाने के लिए? और क्या आपको और एहसन इकबाल साहब को साथ बिठाया गया है? कोई आप लोगों की बातचीत हुई है? जी, पार्टी के अंदर डायलॉग चलता रहता है, और यकीनन जो ये तासुर कुछ सी अपोजिशन एलिमेंट्स ने देने की कोशिश की थी कि शायद मेरे बयान की वजह से ये साबित हुआ है कि नून लीग ने महंगाई की है, ये तासुर गलत था। मेरी बात उन्होंने जो है ना तोड़ मरोड़ के पेश की है। मैंने बार बार हर बयान में ये कहा है कि मैं आगे जाके बताऊंगा कि असल जिम्मेदार इसका कौन है, तो वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा अगले हफ्ते। ठीक है दानियाल अजीज साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे नुमाइंदे हैं वकास कौरी, जरा हम उनसे जानें, क्योंकि आपने तो इन बातों की तरदीद कर दी है। वकास कौरी, ये दानियाल अजीज साहब हमारे साथ ही मौजूद है, वो तो इन तमाम तर बातों की तरदीद कर रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे? आज बिल्कुल दानियाल अजीज साहब ने जो बयान दिया था एक टीवी शो में, उसके बाद अब जो ताज़ा मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर खबरें चली हैं, उसके बाद जब दानियाल अजीज से बात हो रही है तो उनका यही कहना है कि जो उन्होंने सिर्फ महंगाई के असबाब पर बात की थी, ताहम इनके बयान को जो है वो तोड़ कर बाद अनासिर की जानिब से पेश किया जाता रहा। लेकिन ये हकीकत है कि कुछ बयानात से इस तरह का मतलब निकला कि जैसे दानियाल अजीज जो हैं वो अपनी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब इशारा कर रहे हैं, ताहम अब हमें भी और सबको इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। मेरा कहना उसके बाद सूरत मजीद क्लियर हो जाएगी। दानियाल अजीज साहब, आपके बयान से लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है कुछ लोगों की तरफ से, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, मेरे ख्याल में ये जो बात है कि पुरानी चीजें जो हैं वो अगर आप गलत वक्त पे चलाएंगे तो उसमें जो भी मजीद तासुर निकाल सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि आज का मेरा बयान आने के बाद ये लोगों ने जो है ना मुख्तलिफ किस्म की कैसराई की है, और वो ये ज्यादा ऑपोजिशन एलिमेंट्स हैं जो ये काम कर रही है, ऑपोजिशन के एलिमेंट्स है जो ये काम करे। दानियाल अजीज साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, और वकास कौरी भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया पेश करने के लिए। और एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस। यहाँ पर खबर शामिल करते हैं कि बैंकों के एटीएम से जाली नोट निकलने का इंकशाफ हुआ है। शहरी अपनी जमा पूंजी से महरूम होने लगे। स्टेट बैंक के डायरेक्टर फाइनेंस कादिर बख्श ने कहा कि गुज़श्ता 2 सालों में हजारों जाली नोट पकड़े गए हैं। जाली नोटों में से आपको बताते चले कि 60 से 70% जो नोट है वो 1000 रुपए का है। गुज़श्ता 1 साल से किसी भी एटीएम से जाली नोट की शिकायत मरकजी बैंक को नहीं की गई, और इसी वजह से अब ये मामला ज्यादा बढ़ चुका है। तो बात कर लेते हैं, काशिफ मुनीर हमारे साथ है। काशिफ मुनीर, क्या कहते हैं फिर ये जाली नोट जो बैंकों से आ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसके सिर पर आयद होती है? एक्सचेंज कौन करेगा उन नोट्स को? मैं इस वक्त स्टेट बैंक में मौजूद हूँ, और गुज़श्ता कई दिनों से एक खबर ने सबको परेशान करके रखा हुआ था कि असली नोट और जाली नोट की पहचान जो है वो शायद स्टेट बैंक के अंदर भी जो आला अफसरान हैं उनसे नहीं हो पाई। ताहम इस हवाले से स्टेट बैंक ने एक बहुत अच्छा इकदाम ये किया कि उन्होंने कहा कि आप आइए, ख़ुद देखिए कि ये ऐसा होना मुमकिन है या नहीं है। इस वक्त हम स्टेट बैंक में मौजूद हैं, स्टेट बैंक के डायरेक्टर फाइनेंस के साथ मौजूद हैं। अगर आप बैंक नोट्स के बारे में जानना चाहें तो हमारे सिक्योरिटी फीचर हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, लेकिन मैं क्विकली आपको बता सकता हूं कि पहला जो किसी भी बैंक नोट का है उसकी फील है।
आप ये दो सबस्ट्रेट के दो मुख्तलिफ हैं, अगर आप अपने हाथ में पकड़ें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये जो जाली बैंक नोट है इसका सबस्ट्रेट ही डिफरेंट है, उसका पेपर बताएगा। और रीज़न ये है कि ये हमारा बैंक नोट का पेपर है, ये कॉटन बेस्ड पेपर है, तो इसकी आपको कपड़े की फील आएगी और ये आम वो आएगी। सेकंड, जो हमारे बड़े आम फैम फीचर हैं वो एक यहाँ पे अगर आप इसको कर्ल करें बैंक नोट को, तो यहाँ हर बैंक नोट में एक हिडन नंबर आ रहा होगा जो उसकी डिनोमिनेशन है। इसको अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 500 नज़र आ रहा होगा, और एज़ कम्पेयर टू दिस ये आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आएगा। और रीज़न ये है कि ये वो सिक्योरिटी फीचर हैं जो आम कमर्शियल प्रिंट्स में अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको UV लाइट्स के अंदर देखें तो ये आपको यहाँ पे सिक्योरिटी स्ट्रिप जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ कलर्ड में नज़र आएगी, जबकि आम वो वाले हैं और उसके अलावा जो बाकी बॉडी है वहाँ भी आपको कलर्ड फाइबर नज़र आएगा, लेकिन जो आपको काउंटर फीट है उसमें ये वाली नज़र आएगी। सबसे अहम बात जो उन्होंने आवाम के लिए बताई है कि जो 60 से 70% जाली नोटों का जो फिगर है उसमें 1000 का नोट ज़्यादा है, तो लोग 1000 का नोट लेते हुए ज़रा सा दुकानदार ख्याल करें, और ये 100 रुपये का नोट अगर खर्च करके इस तरह की एक लाइट ले लें तो वो जाली नोटों से बच सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो बैंकों के ATM से जाली नोट निकलने पर शहरी भी फट पड़े हैं। शहरी कहते हैं कि बैंक के ATM से जाली नोट निकल आए तो बैंक का अमला नोट तब्दील भी नहीं करता, एक एक रुपया जोड़कर पैसे हम जोड़ते हैं और ATM से जाली नोट निकलने पर भारी नुकसान हमें उठाना पड़ता है। इस हवाले से आवाम से बात में मजीद जानते हैं। ATM से जाली नोट निकल रही है, मेरे ख्याल से इसमें बैंक क्या कर सकते हैं, बैंकों को जो क्वांटिटी हमारे नोट्स हैं उनके ऊपर एक काम करना चाहिए, या कोई मुहिम चलाएं ताकि आम आवाम को भी पता चले कि जब आप नोट ले रहे हैं उस टाइम ये चीज़ें इनको चेक करें ताकि इस चीज़ से सब बच सकें। बगैर किसी बंदे के इन्वॉल्व होने के ये किस तरह से हो सकता है कि वो जाली नोट निकले, क्योंकि जाली नोट तो बैंक वालों ने ही मतलब है, नोट तो सारे बैंक वालों ने डालने होते हैं। इनको निकलता है तो इनको जो मतलब है कि कंप्लेंट नंबर है ना, आप उन पर कंप्लेंट करें, ये जो बैंक मैनेजर उसकी नौकरी जाएगी, ये आपको नोट तब्दील करके देगा। मेन बुले वार्ड पे ब्रांच है, तो उसमें से ना 2 नोट मुझे, अब मैं गया हूँ वापस तो उन्होंने कहा जी ये आप पता नहीं कहाँ, यानी कि वो उल्टा मेरे पे प्रोग्राम चलाने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। घरों में फैंसी परिंदे पालने का शौक अब कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया है। मुल्क भर में कम आमदनी वाला तबका फैंसी बर्ड ब्रीडिंग के कारोबार से अच्छा खासा कमा रहा है। लोधरा से शेख मिराजुद्दीन की रिपोर्ट में जानिए। मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे पालने का शौक अब कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया है। कम आमदनी वाला तबका फैंसी बर्ड ब्रीडिंग से अच्छा खासा कमा रहा है। फैंसी परिंदे पालने का मशगला निहायत ही कम सरमायाकारी से शुरू किया जा सकता है। यही वजह है कि घरेलू खवातीन और नौजवान तबका इजाफी आमदनी के लिए घरों की छतों पर फैंसी परिंदे पाल कर इनकी ब्रीडिंग कर रहा है। एक घर में छोटा सा सिस्टम भी बनाया हुआ है इनको पालने का, फिर ये बहुत अच्छा कारोबार है। अगर आप लो लेवल से भी इसको स्टार्ट करोगे तो घर में अच्छा सिस्टम चल सकता है। लोधरा का रहायशी मोहम्मद काशिफ भी इन्हीं नौजवानों में से एक है जो फैंसी परिंदे पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसके पास 5000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक के फैंसी परिंदे हैं, जिनकी अफजाइश नस्ल से इसे आमदनी होती है। फैंसी बर्ड्स का कारोबार ऐसा है जिसमें मुनाफा भी है और इसे करने के लिए बहुत ज्यादा सरमाए की भी जरूरत नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे पास लवबर्ड्स की वैरायटी है। इस वक्त लवबर्ड्स की 100 से ज्यादा म्यूटेशन मेरे पास हैं और इस वक्त लवबर्ड्स के मेरे पास 500 से ज्यादा जोड़े लगे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लाखों रुपए में अर्निंग हो जाती है और अच्छा काम है ये। 20,000 या इससे भी कम रकम में घर पर 1-2 जोड़े फैंसी परिंदों के रख कर आमदनी में इजाफा किया जा सकता है और इस काम के लिए ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए होती। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।